everybody, my name is योगिता शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आज के इस वीडियो में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो कब इन्फोर्स में आया, उसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है? ए 1 मार्च 1882, बी 2 फरवरी 1882, सी 1 अगस्त 1881 या डी 2 सितंबर 1881। तो इसका सही आंसर है ए 1 मार्च 1882 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनफोर्स में आया। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर अंडर द एक्ट। जो NI एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं एंड कितने चैप्टर्स हैं? ए 148 सेक्शन एंड 18 चैप्टर, बी 148 सेक्शन एंड 17 चैप्टर, सी 148 सेक्शन एंड 16 चैप्टर या डी 147 सेक्शन या 17 चैप्टर। तो इसका सही आंसर है बी, इसमें टोटल 148 सेक्शंस हैं एंड 17 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसओनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन अकाउंट इज गिवन अंडर विच सेक्शन। जो NI एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, वहाँ जो डिसओनर ऑफ चेक से रिलेटेड प्रोविज़न है वो हमें किस सेक्शन में बताए गए हैं? ए सेक्शन 130, बी सेक्शन 138, सी सेक्शन 137 या डी सेक्शन 140। तो इसका सही आंसर है बी सेक्शन 138। जो सेक्शन 138 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविज़न रिलेटिंग टू कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस हैव बीन डेल्ट विद। जो इस एक्ट में अगर कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस का जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, उससे रिलेटेड प्रोविज़न हमें किस सेक्शन में बताए गए हैं? सेक्शन 143, बी सेक्शन 139, सी सेक्शन 142 या डी सेक्शन 145। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 142। 142 में हमें कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन प्रोविज़न गिवन फॉर कोर्ट टू ट्राई केसेस समरीली। इस एक्ट में कोर्ट को कहाँ पावर दी गई है कि अगर वो चाहे तो केसेस को समरीली ट्राई कर सके? तो ऐसी पावर हमें किस सेक्शन में दी गई है? ए सेक्शन 143, बी सेक्शन 142, सी सेक्शन 141 या डी सेक्शन 147। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 143। सेक्शन 143 में बताया है कि अगर कोर्ट चाहे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो अगर ऑफेंस हुआ है तो वो उस केस को समरीली ट्राई भी कर सकता है। ये हमें कहाँ बताया है? सेक्शन 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट और पेनल्टी फॉर डिसओनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इज गिवन अंडर ए सेक्शन 138, बी सेक्शन 240, सी सेक्शन 139 या डी सेक्शन 140। तो इसका सही आंसर है ए सेक्शन 138 में बताया है डिसओनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन अकाउंट के बारे में। और अगर चेक का डिसओनर हो गया, अगर चेक्स का डिसओनर हो गया किसकी वजह से? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से अकाउंट में, तो उसकी जो पेनल्टी होगी या जो पनिशमेंट होगा वो भी हमें सेक्शन 138 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंडेबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट इज प्रोवाइडेड इन। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें एक अलग से प्रोविज़न किया गया है कि इस एक्ट में किया गया ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। ये हमें कहाँ बताया गया है? ए सेक्शन 144 में, बी सेक्शन 145 में, सी सेक्शन 146 में या डी सेक्शन 147 में। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 147। सेक्शन 147 में हमें कंपाउंडेबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
from the date on which the checks was written or drawn, within how much period such check should be presented to the bank. ये क्वेश्चन हमें पूछता है कि जिस डेट को चेक बना लिखा गया उस डेट से कितने दिन के भीतर बैंक में चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा. A 1 year, B 3 months, C 9 months या D 6 month. तो इसका सही आंसर है B 3 months. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट और अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, which punishment may be imposed on accused person by competent court. ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि जो सेक्शन 138 है ए है जो सेक्शन 138 है वो क्या है, डिसओनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन अकाउंट्स के बारे में, और क्या बताया है इसकी पनिशमेंट और पेनल्टी के बारे में. अगर उस सेक्शन में कोई ऑफेंस हो गया तो कितना पनिशमेंट कोर्ट अक्यूज पर्सन पर लगा सकती है. imprisonment up to 2 years or with fine which may extend to twice amount of the check or with both. मतलब 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन जो चेक का अमाउंट है उससे दोगुना हो सकता है या दोनों. B imprisonment up to 6 months or with fine up to 10,000 rupees or with both. C imprisonment up to 3 years and fine या D none of the above. तो इसका सही आंसर है A imprisonment up to 2 years or with fine which may extend to twice the amount of the checks or with both. Next question, according to section 141 of the act, कंपनी मीन्स और इंक्लूडेड. जो सेक्शन 141 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का क्या मतलब है या कंपनी के अंतर्गत क्या आता है. A फर्म, B कॉरपोरेटेड बॉडी या C अदर एसोसिएशंस और इंडिविजुअल या फिर D ऑल ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव. फर्म भी आएगी, बॉडी भी आएगी या कोई भी अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी आ सकते हैं. तो इसका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, within how many days of the receipt of the written notice by drawer of the dishonored check under section 138 of the negotiable instrument act. अब कितने दिनों के भीतर उसे रिसिप्ट देनी होगी, किसको, जिसका चेक डिसओनर्ड हुआ है उसको, सामने वाले पर्सन को कितने दिनों के भीतर नोटिस देना होगा. A 7 days, B 15 days, C 10 days या D 30 days. तो इसका सही आंसर है 15 days. जिसका चेक डिसओनर्ड हुआ है उसको 15 दिन के भीतर उसे रिटन नोटिस देना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ऑफेंसेस बाय कंपनीज अंडर चैप्टर 17, who shall be liable for the offence committed there at the relevant time. अगर चैप्टर 7 के अंतर्गत कंपनी के द्वारा कोई ऑफेंस हुआ है तो उस टाइम कौन रेलेवेंट होगा, उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा. A मैनेजर ऑफ द कंपनी, B कंपनी, C डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, D सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी या E ऑल ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव. मैनेजर भी होगा, कंपनी भी होगी, डायरेक्टर भी होगा या सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी भी लायबल होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है. इसमें जो पूछ रहा है वो है नॉट, कि क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. तो A फिक्स्ड डिपॉजिट, B प्रॉमिसरी नोट,
सी बिल ऑफ एक्सचेंज या डी अ चेक। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका सही आंसर हो गया ए फिक्स्ड डिपॉजिट। प्रॉमिसरी नोट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या नहीं है, एफडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ग्रांटेड टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 143A ऑफ द एक्ट। जो इस एक्ट में 143A के तहत कोर्ट को पावर दी गई है वो पावर क्या है? ए पावर टू सेंड द ड्रॉवर ऑफ द चेक्स टू जेल पेंडिंग डिसीजन, या बी पावर टू ऑर्डर द ड्रॉवर ऑफ द चेक्स टू पे इंटरिम कंपेंसेशन टू द कंप्लेनेंट, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो जो सेक्शन 143A है एक्ट का, उसके तहत जो पावर दी गई है वो है कि पावर टू ऑर्डर द ड्रॉवर ऑफ द चेक टू पे इंटरिम कंपेंसेशन टू द कंप्लेनेंट। तो इसका सही आंसर हो गया बी। क्या मतलब हो गया कि कोर्ट क्या करेगा, जो चेक का ड्रॉवर है उसको ऑर्डर करेगा कि वो कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपेंसेशन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एक्ट हु हैज़ पावर टू ट्राई केसेस समरीली। जो केसेस को समरीली ट्राई करने की पावर है इस एक्ट में वो किसके पास है? ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास, सी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, या डी JMFC एंड MM मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। तो जो केसेस को समरीली ट्राई करने की पावर है इस एक्ट के अंतर्गत वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास है। तो इसका सही आंसर हो गया डी JMFC एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन प्रीएम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर गिवन। इस एक्ट में एक प्रीएम्पशन दी गई है और वो प्रीएम्पशन क्या है कि प्रीएम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर। और ये प्रीएम्पशन हमें किस सेक्शन में दी गई है? ए सेक्शन 138, बी सेक्शन 139, सी सेक्शन 143, या डी सेक्शन 140। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 139। 139 में हमें ये प्रीएम्पशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much amount of interim compensation will be payable under section 143A of the act। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 143A है उसमें कितना अमाउंट इंटरिम कंपेंसेशन में दिया जाएगा? ए 25%, बी 20%, सी 18%, या डी एज पर द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट मतलब कोर्ट के विवेक पर दिए, मतलब कोर्ट जो डिसाइड करे उतना। तो इसका सही आंसर है 20%, बी इसका सही आंसर है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी डेज पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय द अपीलिएट कोर्ट टू डिपॉजिट द अमाउंट पेएबल। अब जो अपीलिएट कोर्ट है, जो केस चलेगा उसकी अपील भी होगी, तो जो अपीलिएट कोर्ट है वो कितना टाइम पीरियड बढ़ा सकता है, जो पेएबल अमाउंट है उसे डिपॉजिट करने के लिए कितना टाइम पीरियड वो फर्दर बढ़ा सकता है? ए 15 डेज, बी 60 डेज, सी 30 डेज, या डी 45 डेज। तो इसका सही आंसर है सी 30 डेज। 30 डेज वो फर्दर बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ अपीलिएट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। जो अपीलिएट कोर्ट के पास पावर है किसकी, कि वो अगर अपील कोई पेंडिंग है तो पेमेंट करवा सके अगेंस्ट कन्विक्शन, तो वो कहाँ दी गई है? ए सेक्शन 143, बी सेक्शन 143A, सी सेक्शन 148, या डी सेक्शन 147। तो इसका सही आंसर है सी सेक्शन 148 में हमें पावर दी गई है कि पावर ऑफ अपीलिएट कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो ये ऑर्डर कर सके कि अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट कोई अपील पेंडिंग है तो उसमें पेमेंट का वो ऑर्डर कर सके। ये हमें सेक्शन 148 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which chapter deals with the penalties in case of dishonor of certain checks for insufficiency of funds in the account? मतलब कि जो डिसओनर है किसका, चेक्स का, किसकी वजह से, अकाउंट में फंड की इनसफिशेंसी की वजह से। तो उससे रिलेटेड जो पेनल्टीज़ हैं वो हमें कहाँ दी गई हैं? ए चैप्टर 17 में, बी चैप्टर 17A में, सी चैप्टर 9 में, या डी चैप्टर 2 में। तो इसका सही आंसर है ए चैप्टर 17। चैप्टर 17 में हमें पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। किसकी पेनल्टीज़ के बारे में? इन केस ऑफ डिसओनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट एंड एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही हमारे क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, या जो मैंने आज आपको MCQs सॉल्व कराए हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।